स्कूल वाला भूगोल तो याद ही होगा, नक्शे, राजधानियां, कौन सा पहाड़ कहाँ है। पर क्या हो अगर मैं ये कहूं कि ये तो बस आधी अधूरी कहानी थी। असल में भूगोल सिर्फ जगहों का साइंस नहीं है, बल्कि ये दुनिया में हमारी जगह को लेकर 2500 साल से चली आ रही एक जबरदस्त बहस है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये भूगोल है क्या? और इसका जवाब उतना सीधा साधा नहीं है जितना शायद लगता होगा। हम सबने स्कूल में तो यही पढ़ा है ना, कि नक्शे देख लो, देश पहचान लो, पहाड़ों और नदियों के नाम रट लो, बस हो गया भूगोल। एक आसान सा, साफ सुथरा सा जवाब। पर यह जवाब असल कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। भूगोल की असली कहानी तो विचारों का एक बहुत लंबा और कई बार बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सफर रहा है। एक ऐसी खोज जो ये समझने की कोशिश करती है कि हम इस ग्रह पर कैसे और क्यों रहते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, प्राचीन दुनिया से, जहां भूगोल, विज्ञान और कहानी सुनाने का एक बड़ा ही दिलचस्प मिक्स हुआ करता था। तो देखिए, शुरू में यूनानियों के पास होमर की ओडिसी जैसी कहानियां थीं, जो मिथकों और दूर की जमीनों के किस्सों से भरी थीं। लेकिन फिर हिपाकस जैसे थिंकर्स आए जिन्होंने दुनिया को नापने की कोशिश शुरू की और हमें लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का ग्रिड दिया। और फिर आए टॉलेमी, जिनकी किताब ज्योग्राफिया ने 1000 साल से भी ज्यादा तक दुनिया के बारे में हमारी समझ को शेप दिया। मगर यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। टॉलेमी का काम जितना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था, उतना ही ज्यादा गलतियों से भरा हुआ भी था, और इसी ने भूगोल के भविष्य की नींव रखी। लगातार सुधार और गलतियों को ठीक करने की एक कहानी। और उनकी सबसे बड़ी गलती, टॉलेमी ने बेहतर डेटा को मानने से इनकार कर दिया। एरास्टोस्थनीज नाम के एक स्कॉलर ने धरती के साइज का लगभग सही अंदाजा लगा लिया था, पर टॉलेमी ने एक बहुत छोटे नंबर को चुना। इस एक गलती का नतीजा ये हुआ कि 1000 साल से भी ज्यादा वक्त तक दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोगों के पास एक ऐसा नक्शा था जो खतरनाक हद तक गलत था। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उस दौर में जब यूरोपीय खोजकर्ताओं ने दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। जब खोजकर्ता नई जगहों से जानकारी लेकर वापस आ रहे थे तो माहौल थोड़ा गड़बड़ था। जैसे सेबेस्टियन मुंस्टर की किताब कॉस्मोग्राफिया को ही देख लीजिए। इसमें नए नक्शों के ठीक बगल में छाती पर सिर वाले आदमियों जैसी कहानियां छपी थी। इससे पता चलता है कि दुनिया को समझना कितना उलझा हुआ काम था। अब हम आते हैं 19वीं सदी में। यहां एक बहुत बड़ा, बहुत ही एम्बिशियस सपना देखा गया, भूगोल को धरती का एक अकेला सब कुछ समेटने वाला विज्ञान बनाने का। और इस सपने को देखने वाले थे दो बड़े नाम, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। हम्बोल्ट का सपना था एक यूनिवर्सल साइंस बनाने का, जो हर चीज को चट्टानों से लेकर पेड़ पौधों और इंसानों तक एक बड़े जुड़े हुए सिस्टम के तौर पर देखे। रिटर भी इंसान और प्रकृति के बीच के गहरे रिश्ते को समझना चाहते थे। ये शब्द हम्बोल्ट के पूरे मिशन का निचोड़ है। वो सिर्फ चीजें इकट्ठा नहीं कर रहे थे, वो प्रकृति के उस महान तालमेल को समझने की कोशिश कर रहे थे, ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी है। पर ये जो खूबसूरत सपना था हम्बोल्ट और रिटर का, एक मिले जिले भूगोल का, वो टूटने वाला था। और वो साल था 1859, इतिहास का एक ऐसा मोड़ जब आधुनिक भूगोल के दोनों संस्थापक दुनिया से चले गए। और ठीक उसी वक्त चार्ल्स डार्विन ने एक ऐसा आइडिया पेश किया जो हर चीज को हमेशा के लिए बदलने वाला था। डार्विन के विचारों से जो पहला बड़ा सिद्धांत निकला वो था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसका कोर आइडिया बड़ा सिंपल था। जैसे जानवर अपने माहौल के हिसाब से ढलते हैं, वैसे ही इंसानी समाज भी अपनी जलवायु और जमीन से पूरी तरह कंट्रोल होते हैं। ये एक ऐसा विचार था जिसके आगे चलकर काफी गंभीर और विवादास्पद नतीजे हुए। इस कोट से नियतिवाद की सोच एकदम साफ हो जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो इस सोच के मुताबिक इंसानी इतिहास को चलाने वाली ताकत कल्चर या हमारी अपनी पसंद नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारा भौतिक वातावरण था। इंसान के पास कोई चॉइस ही नहीं थी। पर जाहिर है इस सोच को चुनौती मिलनी ही थी। संभववाद या पॉसिबिलिज्म नाम का एक नया सिद्धांत सामने आया। इसका तर्क था कि हाँ, पर्यावरण हम पर सीमाएं लगाता है, लेकिन वो हमें पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करता। ये सिद्धांत इंसानी चॉइस की ताकत और कल्चर पर जोर देता है। अब 20वीं सदी में भूगोल अपनी पहचान को लेकर एक बड़े संघर्ष से गुजरा, और इसका मतलब था विचारों की कई लड़ाइयां। दूसरे विश्व युद्ध का जमाना था और भूगोल में एक नई क्रांति आई, जिसे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन कहते हैं।
भूगोलविद्ताओं ने अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा साइंटिफिक बनाने की ठानी। उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स से प्रेरणा ली और इंसानी बर्ताव की भविष्यवाणी करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स और कानून बनाने की कोशिश की। इस क्रांति के पीछे जो सोच थी उसे प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म कहते हैं। इसके कुछ पक्के नियम थे। ज्ञान सिर्फ उसी चीज से मिल सकता है जिसे हम सीधे देख या नाप सकते हैं। एक ही साइंटिफिक मेथड हर जगह लागू होता है और हमारा लक्ष्य ऐसे सिद्धांत बनाना है जो वैल्यू फ्री हों, जिनमें सही गलत अच्छा बुरा जैसा कोई मामला ना हो। इस सोच ने भूगोल से इंसानी जज्बात और मूल्यों को लगभग बाहर ही कर दिया था। लेकिन जाहिर है हर कोई इस नए एकदम ठंडे और मैथमेटिकल अप्रोच से खुश नहीं था। इसके जवाब में एक मानवतावादी आवाज उठी जिसने तर्क दिया कि नंबर्स और मॉडल्स इंसानी तजुर्बे की गहराई को नहीं पकड़ सकते। वो लोग भूगोल में इंसान को वापस लाना चाहते थे, उसके दिल और उसकी आत्मा के साथ। और फिर 60 और 70 के दशक में एक और लहर उठी। इस बार भूगोलविद्ताओं ने मांग की कि उनका फील्ड सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स ना बनाए बल्कि सामाजिक रूप से रेलेवेंट हों। वो चाहते थे कि भूगोल सामाजिक न्याय, गरीबी, असमानता और पर्यावरण जैसी असल दुनिया की समस्याओं का सामना करे। और ये सारी बहसें, ये सारे बदलाव हमें आज के दौर में ले आते हैं जहां भूगोल की पहचान पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स है। मिथक से लेकर माप तक, नियतिवाद से संभववाद तक और मैथमेटिकल मॉडल्स से सामाजिक न्याय तक भूगोल हमेशा एक बहस रहा है। और ये सफर हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, शायद भूगोल का काम कभी भी एक आखिरी पक्का नक्शा बनाना था ही नहीं, बल्कि उस नक्शे को हमेशा बार बार फिर से बनाते रहने की इस कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया का हिस्सा बनना है।